आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर विधानसभा चुनाव के दौरान कई आरोप लगाए। उसमें से सबसे बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी का यही रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर इस तरीके की कार्रवाई भाजपा की तरफ से की जा रही है, ये आरोप लगातार भाजपा के नेताओं की तरफ से जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आतिशी जो कालका जी से प्रत्याशी हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी को वोट दो और भाजपा वोट खरीदने का काम कर रही है। इससे पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह पर भी इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और निर्वाचन आयोग से भी इसकी शिकायत की गई है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति जोरों पर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम विवादों के बीच भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रहे हैं इसमें भारतीय आने वाले समय में कितना फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होगा और ग्राउंड पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी ग्राउंड में प्रत्याशियों को उतार चुकी है और बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। बहरहाल आने वाले ये नतीजे बताएंगे कि इस बार के नतीजे किसके पक्ष में है और भाजपा जिस बात का दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में आम भाजपा की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ये तस्वीर साफ होगी दिल्ली में कौन इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, ये देखना मुमकिन होगा और 8 तारीख को ये तस्वीर भी साफ होती हुई दिखाई देगी। सहयोगी अभिषेक के साथ केसमोहन मिश्रा, J24/7 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के चुनावी अखाड़े में अब पंजाब की एंट्री हो चुकी है। यह एंट्री बीजेपी के नई दिल्ली से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के एक बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने पंजाबियों को लेकर कड़े कटाक्ष किए थे। पंजाबियों की गाड़ियां दिल्ली के अंदर दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिसके चलते उन्होंने एक बयान चुनावों के दौरान दिया कि ये गाड़ियां या फिर पंजाब नंबर की ये गाड़ियों का चलन ज़्यादा होना दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन साथ साथ चुनाव भी हैं। प्रवेश वर्मा की इस बयान के बाद अब पंजाब की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। आज पंजाब आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद मालविंदर सिंह कंग के साथ साथ नील गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बयान से बीजेपी की पंजाब के प्रति या पंजाबियों के प्रति एक जो गंदी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं नजर आती है कि वो पंजाबियों को किस लहजे से देखते हैं और उनके दिल के अंदर पंजाबियों के लिए जो जगह है वो किस तरह की है। हालांकि मालविंदर कंग ने कहा कि प्रवेश वर्मा को इस बयान का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बयान से पंजाब के आम लोग और ख़ासतौर पर सिख जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के अंदर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पंजाबी कम्युनिटी का काफ़ी दबदबा है और वहां पर सिख वोटर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा के इस बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जहां प्रवेश वर्मा से इस बयान को लेकर पूरे देश और खासतौर पर पंजाब से माफ़ी मांगने की बात कही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट करते हुए इस पूरे बयान पर पूरी बीजेपी को घेरा है और उन्होंने कहा कि इस बयान से कहीं ना कहीं पंजाबियों का अपमान किया गया है और बीजेपी को इस बात का सबक जो है इन चुनावों के अंदर जरूर मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस राजनीति के बाद प्रवेश वर्मा क्या माफ़ी मांगते हैं या बयान पर सफाई देते हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। दिल्ली में चुनाव अब जो है करीब आ रहा है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से जोर शोर से मैदान में उतरी हुई हैं। तो वहीं हरियाणा के अलग अलग जो नेता हैं उनकी भी चुनाव में लगा दी गई है। ऐसे में जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद हैं, उनको भी दिल्ली के कुछ ऐसे क्षेत्रों में ड्यूटी दी गई है जहाँ पर
वो प्रचार प्रसार बीजेपी के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो आरोपों की राजनीति करते हैं, जबकि उनको दिल्ली में विकास कार्य करने थे। 10 साल में दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है और इस बार बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। अब दिल्ली में हरियाणा के अलग अलग नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों से बीजेपी के लिए अधिक से अधिक वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर कृष्णपाल गुर्जर आज फरीदाबाद के एक लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि यदि आपके मिलने वाले दिल्ली रहते हैं और या उनसे किसी का संपर्क है तो उनसे बीजेपी को अधिक से अधिक मतों को वोट देकर जिताने का काम करें, चाहे फिर फ़ोन के जरिए हो या फिर वहां तक पहुंचकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क साधने का काम करें और इस बार दिल्ली का चुनाव बीजेपी जीतने का काम करेगी। इसका हवाला देते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से दिल्ली में जीत हासिल करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे 10 साल में वो पूरे नहीं हो पाए और आज भी जनता वहां पे त्रस्त है। तो वहीं बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि 2015 और 2020 का जो चुनाव था वो चुनाव 2025 से अलग है। इस बार बीजेपी पूरी तरह से जो है मेहनत कर रही है और दिल्ली में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि कौन इस चुनाव में जीत हासिल करता है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर और देहरादून से मैं हूं संचित शर्मा। एक बड़ी खबर को लेकर के कल 23 तारीख को पूरे उत्तराखंड के अंदर मतदान होना है। बात राजधानी दून की करें तो यहाँ पर जो मेयर प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, और निर्दलीय प्रत्याशियों की भी अगर बात करें तो सभी की धड़कनें तेज़ हैं। क्योंकि इस बार अगर हम वोटर्स की बात करें तो वोटर पूरी तरीके से साइलेंट नज़र आया। वोटर ने किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दिया। वोटर को लेकर के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं या पार्टी या निर्दलीय जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनके पास कोई फीडबैक ऐसा नहीं है जिससे वो दावा और वादा कर सके कि हाँ, वोटर उनके पक्ष में इस बार वोट करने जा रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर के जो अटकलें लगी थी या कहें कि जो विलंब हुआ, उसको लेकर के सभी जो पार्टी प्रत्याशी हैं और पार्टियों ने और विपक्ष में बैठे लोगों ने और जो निर्दलीय कैंडिडेट है, उन्होंने अपनी तैयारियां कर रखी थी कि जब नगर निगम के चुनाव आएंगे तो किस तरीके से रणभूमि में उतर के चुनाव में जाएंगे। दावे वादे सभी ने करे, अलग अलग दावे, अलग अलग वादे, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे वो पार्टी का हो, सभी ने अपने दावे वादे करे और जनता के हक की बात करी है। लेकिन जनता किसके हक में वोट देगी ये 25 तारीख को तय हो जाएगा। और दावे वादों की जो बातें जिस पार्टी ने करी है या जिस निर्दलीय कैंडिडेट ने करी है, अगर वो चुना जाता है जनता द्वारा तो क्या उसके अनुरूप काम करेगा, ये भी भविष्य के घर में है। लेकिन 25 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेदारी उस प्रत्याशी पे आ जाएगी, क्योंकि दावे वादों के बीच में उत्तराखंड के देहरादून की अगर हम बात करें तो नगर निगम के जो हाल हैं वो बदहाल नज़र आते हैं। और इसको बदलने के लिए, इसको संवारने के जो दावे वादे किए गए हैं उस पर कितना काम किया जाएगा वो भविष्य के घर में। साथ ही साथ क्योंकि बात राजधानी दून की करेंगे तो राजधानी दून में एक अलग दबाव रहता है, अधिकारियों का दबाव है, नेताओं का दबाव है, अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बैठाने का दबाव है। बहुत तरीके की चुनौतियाँ देहरादून के नगर निगम में नज़र आती है। बड़ा नगर निगम है, सबसे बड़ा उत्तराखंड का नगर निगम भी यही है। और राजधानी दून का स्वरूप जिस तरीके से बदल रहा है तेज़ी से, इसको लेकर के जन आक्रोश, रैलियाँ, धरने, प्रदर्शन, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को संजोते हुए और संभालते हुए किस तरीके से काम किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे लगातार जो उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मौसम अपना दखल दे सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाला जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो मौसम है वो बदल सकता है, उसका मिजाज बदल सकता है। और लगातार देखा जाए कि जिस तरीके से कल उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव होने हैं, इस निकाय चुनाव में यदि मौसम दखल देता है तो लाजमी है कि चुनाव पर जरूर प्रभाव उसका पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो चुनाव आयोग है उनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तमाम तैयारियां उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव को पूरी हो चुकी हैं। आज पोलिंग पार्टियां भी कहीं ना कहीं अपने मतस्थल तक पहुंच चुकी होंगी शाम तक। और वही देखिएगा कि लगातार जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं 28,000 से भी अधिक जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा में लगाए गए हैं। और वही देखिएगा कि पुलिस प्रशासन के सामने इस समय उत्तराखंड के अंदर डबल चुनौती यहाँ पर चुनाव की बन जाती है, क्योंकि एक और तो चुनाव है और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय खेल भी उत्तराखंड के अंदर होने हैं, उसको लेकर भी तैयारी करनी है। और तीसरी चुनौती कहीं ना कहीं मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कल मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। तो लाजमी है कि जब बारिश होगी तो जरूर चुनाव पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग ने सभी से अपील की है कि अपना मतदान करने मतस्थल तक जरूर पहुंचे, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। और इसी तरीके से सभी प्रत्याशी भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी लोग अपने मतदान स्थल तक पहुंचे और अपना मतदान जरूर करें। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि नेता अब बेडरूम तक की बयानबाजी पर उतर आए हैं। सरकार में रहते हुए तीखी टिप्पणी करने से भी खुद को रोक नहीं पा रहे। जनता की बात तो होती नहीं, बस आपसी रंजिश उगली जा रही है। हर रोज खबरें आती है कौन किसके कितने विधायक तोड़ेगा। जो भी करना है जल्द कर लो भाई, ताकि जनता के विकास की तरफ भी ध्यान दे पाओ। नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूँ JK 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। हाल ही में विजय वडेट्टीवार और संजय राउत ने बयान दिया था कि शिंदे सेना में दरार पड़ेगी। इसके जवाब में शिवसेना के राहुल शेवाले उन्होंने कहा कि 23 तारीख को राजनीतिक भूकंप होगा। शेवाले ने उद्धव सेना के 15 और कांग्रेस के 10 विधायक और कुछ सांसद भी संपर्क होने का दावा किया। दावे प्रति दावे महाराष्ट्र में रुक नहीं रहे। इसी बीच राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और प्रवक्ता संजय सिरसाट ने तो ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसको लेकर उन्हें शर्मसार भी होना पड़ा। सिरसाट तो एक बात को सीधे उद्धव ठाकरे के बेडरूम तक लेकर चले गए। नेताजी बयान देते वक्त आपसी रंजिश में भूल गए कि वह जनप्रतिनिधि भी है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में मंत्री भी। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां भी है। लोकसभा वही विधानसभा के चुनाव भी हो गए हैं, सरकार भी बन गई है। बेचारी जनता चाहती है कि अब तो आपसी रंजिश छोड़ राज्य के विकास की बात कर लो। अन्नदाता फसलों को सही दाम की गुहार लगा रहा है। खेती में लगने वाली खाद के दामों में हो रही बढ़ोतरी कम होना जरूरी है। रोजगार की समस्या है। इन जैसे कैसे कई अनगिनत मुद्दे हैं जिन पर काम होना जरूरी है। विकास को लेकर जनता सरकार के फैसलों की ओर टकटकी लगाकर बैठी है। इसी बीच कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। फिर से सियासत गरमाएगी। शाम को किसी के मंच पर दिखाई देने वाला दूसरे दिन सुबह किसी और पार्टी के मंच पर दिखाई दे तो अब ये भी आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में परिवर्तन होने जा रहा है और आशावादी तो रहना ही चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर एक नया उबाल आ गया है। नागीना के सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी घोषणा की है। सतनामी समाज के ऊपर हुई गिरफ्तारी को लेकर के 20 फरवरी को मुख्यमंत्री
बंगले का घेराव करने की घोषणा की है। इसके बाद राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज ही चंद्रशेखर आजाद ने बलौदा बाजार की घटना में जिस तरीके से बवाल हुआ था, उस मामले को लेकर के जो लोग जेल में आज रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है, उन लोगों से मुलाकात करके उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनके हालात है उसको लेकर के फिर एक बार अब हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं और 20 फरवरी को जो है सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि इस घेराव में देश भर के जो उनके कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि सतनामी समाज के 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बलौदा बाजार में आगजनी कांड हुआ था जो देश भर में चर्चा का विषय बना था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के डिप्टी सीएम अरुण साहू ने पलटवार किया। छत्तीसगढ़ सद्भावना के नजर से देखा जाता है और इस तरीके के शांति भंग नहीं करने दिया जाएगा, उनका ये कहना है। अब देखना ये होगा कि 20 फरवरी को जो आंदोलन होगा, मुख्यमंत्री का घेराव होगा, वो किस स्तर पर होगा और देखने वाली बात होगी और इसका परिणाम क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है इतने बड़े प्रदर्शन में शामिल होंगे। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 54 मंत्री मौके पर मौजूद रहे और सभी ने संगम में डुबकी भी लगाई। आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने के समय सभी ने हर हर गंगे का नाम लिया और साफ तौर पे पहली बार 2019 के बाद पहली बार ऐसी कैबिनेट है जो किसी कुंभ में हुई है। 2019 में पहली कैबिनेट बैठक कुंभ में हुई थी, उसके बाद 2025 की ये पहली कैबिनेट बैठक है जो कुंभ में हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे सभी मंत्रियों को, तकरीबन 54 मंत्रियों को कैबिनेट में आने के लिए निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद उन्होंने कहा कि सब एक साथ एक ही जगह पर आस्था के सैलाब में डुबकी लगाएंगे। साफ तौर पर प्रयागराज को दिव्य अलौकिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते और ऐसे में जब सभी मंत्री एक ही स्थान पर जाकर के डुबकी लगाने के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, तब वो एक अलग सी तस्वीर सामने देखने को मिली। जाहिर तौर पर वाराणसी से लेकर के प्रयागराज को लेकर के जो 360 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है प्रस्ताव में, वो भी पास हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सभी मंत्री पूरे देश भर की तस्वीरों में हैं और साफ तौर पे प्रयागराज के इस गंगा पावन स्तर पर जहां त्रिवेणी संगम है उसके साक्षी बन रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। सभी मंत्रियों ने सबसे पहले संगम में स्नान किया और स्नान करने के बाद सभी ने कैबिनेट बैठक ली। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि आम जनता को मंत्रियों के स्नान से किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह स्नान भी दूसरे स्थान पर कराया गया जो कि अलग से VIP घाट के रूप में बनाया गया था। साफ तौर पे प्रदेश के मुखिया के साथ साथ सभी मंत्रियों ने स्नान किया और कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों के साथ साथ 360 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो कि आध्यात्म नगरी बनने जा रही है वाराणसी से लेकर के प्रयागराज तक, उस पर भी चर्चा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24 न्यूज़, लखनऊ। प्रयागराज के कुंभ में फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन है, तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं और कहीं ना कहीं प्रयागराज के आसपास जनपदों में सुरक्षा का बृहद घेरा तैयार किया गया है। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में लगातार तमाम जो VVIP हैं और जो दर्शनार्थी हैं, जो शरणार्थी हैं, वो लगातार पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शन का लाभ ले रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। तो सुरक्षा भी कहीं ना कहीं एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार लगातार प्रयागराज के कुंभ में नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरह से तमाम अंडर ट्रेनिंग IPS सहित तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ जिस तरह से आने वाले फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी आगमन की बात कही गई है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम प्रयागराज के अंदर कर दिए गए हैं। लगातार प्रयागराज में कोई असुविधा ना हो, इस बात को लेकर खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हफ्ते में 2 से 3 बार वो खुद प्रयागराज
में मौजूद रहते हैं ताकि हर एक सुरक्षा संबंधी मानक को पूरी तरह से स्थापित कर दिया जाए। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पर हाईकोर्ट का जुर्माना। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कारण है कि एक सिविल विवाद को क्रिमिनल केस बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाना। ये मामला 2007 से जुड़ा है। अब गुल अचारा नामक के एक व्यक्ति ने रॉकेट जैन से मलाड में होटल बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। उन्होंने सदगुरु एंटरप्राइजेस नामक कंपनी के साथ समझौता कर होटल निर्माण के लिए 4.27 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बाद में अचारा ने आरोप लगाया कि जैन ने इस पैसे से फ्लैट खरीद लिए, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानून का दुरुपयोग किया और बिना किसी आपराधिक तत्व के मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि इससे ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा और मलाड पुलिस ने भी इस मामले को सिविल विवाद बताकर कार्रवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन अचारा ने पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर ईडी के जरिए इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ अनुबंधन का उल्लंघन आपराधिक विश्वासघात नहीं बनता और इस आधार पर ईडी की कार्रवाई गलत थी। हाईकोर्ट ने न सिर्फ ईडी बल्कि शिकायतकर्ता गुल अचारा पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का कहना है कि अचारा को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया गया था, इसलिए ये एक सिविल मामला ही था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईडी ने कानून का गलत इस्तेमाल किया? अब क्या व्यावसायिक विवादों को ईडी में ले जाना सही है? ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। राजधानी दिल्ली एनसीआर में अब अगले 2 दिन के अंदर एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये भविष्यवाणी जारी की गई है कि राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और वहीं इसके साथ साथ हल्का कोहरा भी लोगों को परेशान करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार राजधानी दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ पर जो ठंड है उसमें मामूली राहत लोगों को देखने को मिली थी। लोगों को दिन के समय हल्की गर्मी का भी एहसास होने लगा था। लोगों को लग रहा था कि क्या अब वाकई में ठंड जा चुकी है, तो इसका जवाब मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से सामने आया है। मौसम विज्ञान विभाग की जो वरिष्ठ साइंटिस्ट है डॉक्टर शोमा सेन रॉय, उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि 26 जनवरी को और 27 जनवरी को जो तापमान है वो राजधानी दिल्ली का 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के साथ साथ जो है वो तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आगे बढ़ जाता है उसके बाद गलन भरी सर्दी जो है उसका एहसास लोगों को हो सकता है। ये जो जानकारी है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि जो हवाएं तेज़ चलेगी उसकी वजह से जो दिल्ली में कोहरा है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा छट सकता है। और इसके साथ जो प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली में है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिला के दिल्ली के मौसम की बात करें, एनसीआर के मौसम की बात करें या उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों की मौसम की बात करें, तो अगले 2 दिन बाद यानी आप कह सकते हैं कि 23 और 24 जनवरी के बाद एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा, मौसम करवट लेगा, जिसकी वजह से जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में गलन भरी ठंड एक बार फिर से वापस दस्तक दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज़।
दिल्ली।